साथियों नमस्कार। साथियों आजकल इंडिया आउट के जो कैंपेन है, इंडिया आउट के जो नारे हैं काफी ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं। विशेष तौर पे मालदीव ने हम सब ने सुना। मालदीव के बाद अब ये नारे या इस टाइप के नारे बांग्लादेश में सुनने को मिल रहे हैं। ये सब सुनने के बाद कुछ लोगों को लगेगा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ बना नहीं पा रहा, भारत की फॉरेन पॉलिसी बेकार है। चाइना भी उधर अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने में लगा हुआ है, उधर पाकिस्तान इंडिया आउट बोलता ही है, म्यांमार का हिसाब किताब पता नहीं क्या चल रहा है। तो ऊपर से देखने में लगेगा कि भारत अपने नेबर्स के साथ बना नहीं पा रहा, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, ट्रेंड को देखेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक दूसरी पिक्चर दिखाई देगी। देखिए मामला क्या है, पूरी तरह से देखते हैं। एक्चुअल में बात है पिछले साल की, जब मालदीव में प्रेसिडेंट के चुनाव होने थे। राष्ट्रपति के चुनाव में सत्ता में आने का सबसे अच्छा तरीका था मुइज़्ज़ू के पास कि इंडिया आउट के नारे लगाओ, लोगों को इंडिया के खिलाफ भड़काओ। अब देखो मालदीव में तो लोगों को नहीं पता ना कि इंडिया कैसा है कैसा नहीं है, किसी को क्या पता होता। मैं आपसे पूछूं कि म्यांमार के लोग कैसे हैं तो आपको क्या पता। उसी प्रकार से मालदीव में मुइज़्ज़ू ने अपने लोगों को भड़काया, इंडिया के खिलाफ बातें करी कि इंडिया हमारे मामले में दखलंदाजी दे रहा है, इंडिया ने देखो अपनी फौज भेज रखी है। हालांकि इंडिया ने वो अपनी फौज इसलिए भेजी हुई थी क्योंकि इंडिया ने इनको अपने जेट वगैरह दे रखे हैं, उनको चलाने के लिए जरूरत पड़ती है इसलिए दी हुई थी। इंडिया ने देखो अपने कर्मचारी यहाँ पर लगा रखे हैं, इंडिया हर तरीके से इंटरफेयर कर रहा है, पैसे भी देता है, ये भी देता है, वो भी देता है, बहुत तरह की बातें करी और लोगों को डराया कि जैसे इंडिया कितना गलत देश है। जैसे आजकल कुछ लोग डरा रहे हैं ना डिक्टेटरशिप के नाम से कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ गई है। तो जब भारत में रह करके भारत के लोगों को भी भड़काया जा सकता है तो दूसरे लोगों को भड़काना तो बहुत आसान है। ये सब करके मुइज़्ज़ू सत्ता में आ गए। हालांकि इसके पीछे चाइना का हाथ भी था, चाइना फंडिंग कर रहा था। और ये किस तरह से सत्ता में आए, क्यों आए, कैसे आए, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि मुइज़्ज़ू को सत्ता में आना था और चाइना के जरिए आना था ना, इतनी कहानी नहीं है। ये तो हम सब मोटे मोटे तौर पर देख ही रहे। कहानी इसके पीछे की दूसरी है, वो है रेडिकल इस्लामाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इस्लाम के दो तरीके हैं फॉलो करने के। एक है रेडिकल हो जाओ, कट्टर हो जाओ कि हमें यहां भी इस्लाम लेकर के आना है, यहां भी लोगों को कन्वर्ट करना है, जिहाद करना है वगैरह वगैरह। और एक वो लोग हैं जो शांति से रहते हैं, रहने देना चाहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से। जैसे आप इंडोनेशिया में चले जाइए, जैसे आप दूसरे कई देशों में चले जाइए, वहां पर मुसलमान कायदे से भी रह रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जो रेडिकल एलिमेंट होते हैं उन्होंने एक नया ट्रेंड चलाया है। ये रेडिकल एलिमेंट आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएंगे, मालदीव में मुइज़्ज़ू उसका एक एग्जाम्पल है, बांग्लादेश में देखने को मिल जाएंगे, हर जगह देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक दो जगह पे ही है। इन लोगों ने एक नया ट्रेंड ये निकाला है कि भारत में कैसे भी इनस्टेबिलिटी लेकर के आओ। भारत में इनस्टेबिलिटी लाने का क्या मतलब है कि भारत में हमारे जो धंधे चलते थे, चाहे वो ड्रग्स का हो या 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का बनाना हो, या टेररिज्म का हो, या देश को अंदर से कमजोर करने का हो, या हमें किसी दूसरे देश के जरिए यहां पर कोई माल पहुंचाना हो, ये सब धंधे अब धीरे धीरे हो रहे हैं बंद। अब इन धंधों को बंद होते देख पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा अन्य जगहों पर जहां रेडिकल लोग रहते हैं उन लोगों की दाल नहीं पच रही। तो उन लोगों ने एक नया तरकीब निकाला है कि इंडिया में कैसे भी लोगों को भड़काओ, प्लस इंडिया के बाहर लोगों को भड़काओ। इंडिया में सत्ता के खिलाफ भड़काओ, इंडिया के बाहर इंडिया के खिलाफ भड़काओ। इनफैक्ट ऐसा कुछ माहौल बना दो कि भारत को लेकर के दुनिया में ऐसी इमेज बन जाए कि भारत में ऐसी सरकार आ गई है जिसकी वजह से सब कुछ खतरे में आ गया है। और आप देख रहे होंगे डेली ये ट्रेंड देखने को आपको मिलता होगा। एक तरफ तो आपके सामने खबर आती होगी कि भारत की इमेज अच्छी हो रही है वर्ल्ड मंच पर, एक जगह आपको खबर आती होगी कि भारत डिफेंस के एक्सपोर्ट के मामले में आगे जा रहा है, कभी आता होगा कि भारत इकोनॉमी में काफी ग्रो कर रहा है। मतलब अच्छी अच्छी खबरें सब सुनाई देती होंगी आपको। उसी तरह से आपको नेगेटिव खबरें भी सुनाई जाती हैं, डिक्टेटरशिप आ गई है, ये आ गया है, वो आ गया है, मुसलमान खतरे में है, सब कुछ है। जितनी भी ये नेगेटिव खबरें हैं ये पॉजिटिव खबरों के बराबर में ही प्लांट करी जाती हैं जानबूझ करके। इसमें कई सत्ताएं शामिल होती हैं जिस पे हम अलग अलग वीडियोस में चर्चा करते रहते हैं। उन्हीं सत्ताओं में से एक सत्ता है रेडिकल इस्लाम, जिसका एक बहुत बड़ा पिलर है आईएसआई। आईएसआई इसको बहुत ज्यादा तरीके से और बड़े लेवल पर इसको प्रमोट करता है, और आईएसआई के प्रमोशन के कारण ही मालदीव में मुइज़्ज़ू जैसे जीतते हैं, मालदीव में रेडिकल इस्लाम पहुंचता है। इसी वजह से यहां पर कुछ जो एमपीज हैं इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, और यही रेडिकल इस्लाम है जो अब आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में जो अभी वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो एक सेकुलर नेता है, अच्छी नेता है, बांग्लादेश की प्रोग्रेस के बारे में सोचती हैं। लेकिन उनके अपोजिशन में जो नेता हैं खालिदा जिया,
वो उतनी ही ज्यादा रेडिकल हैं और वो रेडिकल इस्लाम में मानती हैं और उनका मानना है कि जो यहाँ की आइडियोलॉजी है, रेडिकल आइडियोलॉजी, उसको हमें अपने देश में लागू करना चाहिए। बांग्लादेश का ये सीन है, बांग्लादेश का ये सीन है। बांग्लादेश प्रोग्रेस कर रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग बांग्लादेश में रह करके उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, बांग्लादेश आपको पता है 1971 में बना है, हम सबको ये बात पता है। और 1971 में जब बांग्लादेश बना तो करीब करीब 3-4 साल तक वहां पर आवामी लीग नाम की एक पार्टी रही। आवामी लीग जो पार्टी है ये मुजीबुर रहमान की पार्टी हुआ करती थी। मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता थे और मुजीबुर रहमान ने आवामी मुस्लिम लीग नाम की जो पहले पार्टी थी 1949 में बनी थी, इसका नाम बदलवा करके 1971 के आसपास इसका नाम आवामी लीग करवा दिया था। मुजीबुर रहमान इंडिया को बहुत मानते थे और भारत का बहुत सपोर्ट था इनके साथ, और इन्होंने ही बांग्लादेश लिबरेशन एक ऑपरेशन चलाया था, बांग्लादेश को मुक्त करके नया देश बनाना है ऐसा करके। इस बारे में भी एक डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं कि किस तरह से बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश को लिबरेशन कराने में जितनी भी मशक्कत करनी पड़ी उसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। इनको बंग बंधु भी बोलते थे। भारत ने भी इनको सपोर्ट किया और बांग्लादेश फाइनली बना। इस बात से ये खुश थे और भारत का सपोर्ट करते थे। और इन्हीं की बेटी जो कि शेख हसीना है वो भी भारत को सपोर्ट करती है और भारत के प्रति फ्रेंडली रहने का प्रयास करती है। ठीक है, तो आवामी लीग करीब करीब 4 साल पहले रही। फिर अगले 3 साल तक यहां पर आर्मी रूल आ गया क्योंकि मुजीबुर रहमान का एसेसिनेशन कर दिया गया था। उसके बाद 78 में एक पार्टी बनी बीएनपी। बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का शॉर्ट फॉर्म है। 1978 में बनी थी और जियाउर रहमान ने बनाई थी। जियाउर रहमान की ही वाइफ हैं खालिदा जिया। ये पहले मिलिट्री के जनरल रहे हैं बांग्लादेश में और इन्होंने हमेशा से कोशिश करी है कि बांग्लादेश में मैं किसी भी प्रकार से सत्ता में बना रहूं, इसलिए इन्होंने वहां पर पार्टी बनाई और स्टार्टिंग से ही ये रेडिकल इस्लाम या रेडिकल आइडियोलॉजी को वहां पर प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बाद 1984 तक बीएनपी का शासन रहा। फिर 1984 के बाद लगभग 1991 तक फिर से आर्मी रूल आ गया, इनका एसेसिनेशन कर दिया गया जियाउर रहमान का। और इसके बाद 1991 से 1996 तक बीएनपी सत्ता में आ गई। यही लोग सत्ता में आ गए। कैसे लोग थे? प्रो इस्लामिक थे, रेडिकल लोग थे, कट्टर लोग थे। ये फिर से सत्ता में आ गए क्योंकि इनके एसेसिनेशन से पब्लिक सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा जाग गए थे, इसलिए सत्ता में आ गए। उसके बाद 1996 से 2001 तक फिर से आवामी लीग आ गई और उसके बाद 2001 से 2006 तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी फिर से आ गई। फिर 2006 से 2008 तक कई सारे लोग आते रहे, कभी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उनके नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये जानना है कि 2008 में चुनाव हुए, शेख हसीना जीती। 2014 में हुए, यही जीती। 18 में हुए, फिर से ये जीती। इस बार हमको ये डर था 2024 में कहीं ऐसा ना हो कि खालिदा जिया फिर से जीत करके आ जाएं और फिर से वही काम यहां पर हो जाए जो मालदीव में हो रहा है। लेकिन थैंक गॉड ये जीती नहीं और अभी 2 महीने पहले चुनाव हुए थे और शेख हसीना फिर से जीत करके आ गई। लेकिन इंडिया आउट के नारे फिर लग क्यों रहे? वो लग इसलिए रहे हैं कि अगली बार जो चुनाव होने हैं उन चुनावों के लिए बेस तैयार किया जा रहा है। इंडिया आउट के जो नारे हैं कभी कोई एक पार्टी कोई एक इंसान नहीं लगाता, जैसा कि मैंने कहा है। इसके पीछे पूरा एक नेक्सस काम करता है। अब देखिए इसकी कहानी बताता हूं। बांग्लादेश में एक आदमी है, उसका नाम है मुशफिकुल फजल अंसारी। ये आदमी बांग्लादेश में एक प्रेस में था, पत्रकार है और इसका एक हैंडल चलता है बांग्लादेश में, जैसे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं वो सब इसके बैन कर दिए गए हैं बांग्लादेश में। तो ये बांग्लादेश से बाहर रहता है और इसका काम है कि रेडिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करना और भारत के प्रति नफरत को पैदा करना। ये क्या करता है, यूएस में रहता है और यूएस में आपने कई बार देखा होगा यूएस के जो सेक्रेटरी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस के सेक्रेटरी से या वहाँ के मंत्रियों से जो सवाल पूछे जाते हैं इंडिया को लेकर के, और ऐसे सवाल जिनके जवाब नेगेटिव आने की उम्मीद है या यूएस का कोई आदमी उनका जवाब गलत तरीके से दे, वो सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ऐसे क्या आपको लगता है कि इंडिया में आजकल मुसलमान खतरे में हैं? तो अब यूएस का पर्सनल तो यही कहेगा ना कि हाँ वहाँ कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि माहौल ऐसा बनाया गया जानबूझ करके। पहले ये लोग माहौल बना देते हैं, उस माहौल से रिलेटेड यूएस में जाकर के किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जब वो व्यक्ति जवाब देता है तो उसकी कंट्रोवर्सी बन जाती है कि यूएस में तो इंडिया के बारे में ऐसा ऐसा कहा गया, यूएस ने तो कह दिया है कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, यूएस ने तो बोल दिया है कि इंडेक्स खतरे में है, फलाना।
ये जानबूझ के करवाया जाता है, सवाल जानबूझ के ऐसे पूछे जाते हैं जिनका कंट्रोवर्शियल आंसर मिले या इफ एंड बट में आंसर मिले। ये जितने भी सवाल हैं यही पूछता है, जानबूझ के पूछता है। और अभी तो इसका नाम जुड़ रहा है, देखिए मैं खुद पढ़ के बता दे रहा हूं। मुशफिकुल फजल अंसारी मेड अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू elicit anti-India statements by posing questions on Kejriwal's arrest and the freezing of Congress bank accounts। यानी कि इन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई है कि केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया, और दूसरी आपत्ति जताई है कि कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज क्यों किया। हालांकि कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किया था इनकम टैक्स वालों ने, जो कि दोबारा से अनफ्रीज कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और केजरीवाल अंदर क्यों गया, इस पर तो कनाडा, यूएस, जर्मनी, पता नहीं कौन कौन बोल चुका है, इनको बोलने की क्या जरूरत है। आप देख रहे हैं, लिंक देख रहे हैं, जिन चीजों को लेकर के मैं अलग अलग वीडियोस में चर्चा कर रहा हूं, हर लिंक कहीं ना कहीं से आकर के जुड़ रहा है। अब ये आदमी का काम यही है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को दुनिया में प्रचार करना है, इंडिया में ऐसे लोगों का सहारा लेना है, ऐसे लोगों को बचाना है, ऐसे लोगों का सपोर्ट करना है जो इंडिया को अंदर से खोखला कर रहे हैं, और इंडिया में सिटिंग गवर्नमेंट की बुराई करनी है, जिससे कि दुनिया में यह इमेज जाए कि इंडिया में तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं इस वक्त, जिससे बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान जैसे देशों में जनता को यह लगने लग जाए कि इंडिया तो सच में बहुत बुरा देश है, ये तो हमारे छोटे छोटे देशों को खा जाएगा, बांग्लादेश को खा जाएगा, मालदीव को खा जाएगा, पाकिस्तान को खा जाएगा। लोगों में ऐसा लगे, जब लोगों में इंडिया का डर बैठाया जाएगा, तब लोग ऐसी पार्टी को वोट देकर के आएंगे जो वास्तव में इंडिया के अगेंस्ट स्टेप लेगी। अब इंडिया के अगेंस्ट स्टेप ऐसा तो है नहीं कि शेख हसीना ले लेंगी, वो तो यही ले सकती हैं, तब जाकर के ये जीतेंगी और तब जाकर के पार्टी सत्ता में आएंगी। ये खेल चलता है पूरा। सेम अरविंद केजरीवाल के साथ भारत में किया जा रहा है, आप जानिए इस बात को। सवाल यह पार्टी का नहीं, हमारी, मैं तो इस बात को मानता हूं कि हमारे देश की अपोजिशन बहुत अच्छी है इन लोगों की तुलना में। ये तो खुलेआम दूसरे देश का सपोर्ट लेते हैं, खुलेआम बोलते, ये तो पाकिस्तान का सपोर्ट करती हैं, खुलेआम बोलती हैं, पाकिस्तान के फेवर में बात करती हैं, जबकि पाकिस्तान से टूट के अलग हुए हैं। पाकिस्तान ने इनके खिलाफ बातचीत करके इनके खिलाफ माहौल बनाया था, इन लोगों के साथ भेदभाव किया था, और आज ये पाकिस्तान की गोद में जाके बैठी हुई हैं। ये खेल यहां चलता है। अब किसी देश में आप ये माहौल बना दो कि इंडिया आपके साथ गलत कर रहा है, तो वहां की जनता आपके साथ धीरे धीरे मानने लग जाएगी, बात होगी नहीं तो मानने लग जाएगी। उसके बाद वहां पे एक दो अपोजिशन के नेताओं को पकड़ लो, लगातार कैंपेन चलाते रहो, और उसके बाद फाइनेंस करने के लिए पीछे से एज एन ऑप्शन चाइना को पकड़ लो, कि कल को लोगों को यह लगे कि अगर इंडिया का सपोर्ट नहीं लिया तो हमारा विकास कैसे होगा, तो लोगों को लगना चाहिए चाइना है ना। ऐसे एक नेक्सस चलता है। अब चाइना का रोल यहां पर क्या आता है, चाइना का रोल आप देख सकते हैं एक खबर के जरिए, जो ये है कि चाइना ने अब 1500 टन पानी भेजा है तिब्बत से मालदीव। एक्चुअल में क्या है कि मालदीव में खुद का पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां ना तो कोई नदी है और ना ही कोई और व्यवस्था है, सिर्फ सागर ही सागर है, तो सागर के पानी को पी नहीं सकते। उसको पीने के लिए वहां पर डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगाना पड़ता है, डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगाना पड़ता है, यानी कि समुद्र के पानी को आप ताजा करके साफ करके पीने योग्य बनाते हैं अलग अलग तरह के प्लांटों में। वहां पर एक बहुत बड़ा प्लांट है जिसका काम ही यही है। यह प्लांट 2014 में खराब हो गया था किसी वजह से, तो मालदीव ने दुनिया के बड़े बड़े देशों से कहा कि हमें पीने का पानी चाहिए, कोई पानी दे दो, पानी दे दो। किसी ने नहीं सुनी, भारत ने रातों रात सुनी और अगले दिन जो है पानी पहुंचवा दिया। 2014 की बात है, मोदी जी ने पहुंचवाया था। यह चीज चाइना पीछे से देख रहा था। चाइना ने कहा जिस दिन मौका मिलेगा इस चीज का काउंटर कर दूंगा। अब चाइना ने मुइज़ू को बैठा दिया, मुइज़ू जैसे ही बैठ गया तो पानी का संकट फिर से आया है मालदीव में। और इससे पहले कि मुइज़ू किसी से कुछ मांगता करता, भारत से मदद मांगता, चाइना ने पहले ही पहुंचा दिया। अब वहां के लोगों को यह लग रहा होगा ना कि चाइना भी तो हमारी मदद करता है, इंडिया कोई मसीहा थोड़ी था। अब वहां के लोगों को, मालदीव के लोगों को आप जाकर के ये कहोगे कि चाइना बेकार है, इंडिया देखो तुम्हारी मदद करता था, इंडिया ही सब कुछ है, तो लोग काउंटर आपसे करेंगे चाइना बेकार कहां है, देखो पानी भेज तो रहा है हमको, और चाइना ने ये पानी फ्री में भेजा है। आप जानिए, मुइज़ू ने हमारे यहाँ की आर्मी जो इनके यहाँ रह रही थी, इनकी मदद करने के लिए 70-80 आर्मी पर्सनल थे, उनको भारत वापस भेज दिया। मुइज़ू ने चाइना से लोन लेने की बात करी, मुइज़ू चाइना से पानी ले रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले इसने कहा था कि भारत हमारा इंपॉर्टेंट अलाई है और भारत ने हमको जो लोन दे रखा है उसे प्लीज माफ कर दे, भारत तो अच्छा रहेगा। भारत ने कहा देखेंगे, लोन भारत से माफ करा लो और सपोर्ट तुम चाइना से ले लो, ऐसे थोड़ी होगा। ये चीज भी मालदीव में
चलिए, तो हो क्या रहा है, नेक्सस कैसे काम कर रहा है जानिए। नेक्सस ऐसे काम कर रहा है कि जो अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन पार्टी का जो भी लीडर है, उसको पहले फिक्स करो। फिक्स कौन करेगा? आईएसआई या सीआईए, इस टाइप की एजेंसीज हैं जो अपोजिशन को फिक्स करती हैं। अब फिक्स कैसे करोगे? आप या तो इस्लाम के नाम पे कर लो, या आप पैसा दे करके कर लो, ठीक है, मनी दे करके कर लो, या आप इनको लालच दे दो कि हम आपको जो है जितवा देंगे चुनाव, आप टेंशन मत लो, हम आपको पावर दे देंगे, पावर का लालच दे दो। जैसे ये फिक्स हो गए, उसके बाद में कोशिश करो कि इनके द्वारा एंटी इंडिया स्लोगन लगवाए जाएं। एंटी इंडिया स्लोगन लगवाने से क्या होगा? जो जनता होगी, जो सिटीजन होंगे उस देश के, जैसे बांग्लादेश है या मालदीव है, ये सिटीजन इंडिया के क्या हो जाएंगे? खिलाफ हो जाएंगे, वर्सेस हो जाएंगे। जब खिलाफ हो जाएंगे तब ये उसको नहीं चुनेंगे जो इंडिया के फेवर का था। जैसे मान लो शेख हसीना है, शेख हसीना को नहीं चुनेंगे। जब शेख हसीना को नहीं चुनेंगे तो किसको चुनेंगे? उसको चुनेंगे जो अपोजिशन में है। ये काम करो। अच्छा, जब अपोजिशन में ये लोग चुन लेंगे तो इनको विकल्प भी तो चाहिए, लंबे समय तक इनको बनाए भी तो रखना है, वरना अगले चुनाव में हरवा देंगे। तो एक सपोर्ट के लिए दूसरा विकल्प तैयार रखो, वो है चाइना। चाइना इनको मदद पहुंचाएगा, तो हो गया रिप्लेसमेंट। इस तरह से नेक्सस चलता है। कुछ यूट्यूबर्स पकड़ लो, कुछ पत्रकार पकड़ लो, कुछ अपोजिशन के लीडर हैं ही, कुछ और एलिमेंट्स पकड़ लो, नहीं पकड़ में आ रहा तो पैसे खिला के ले लो। एक नेक्सस तैयार करो कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट ही हमेशा रखना है पब्लिक के सामने। इससे फायदा चाइना को है, यूएस को है। ये दोनों ही पावर ऐसी हैं जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। वैसे तो चाइना और यूएस दुश्मन हैं, लेकिन कई कई मामलों में साथ भी आ जाते हैं। इन दोनों को ही खतरा है भारत से, और भारत में वर्तमान सरकार से, क्योंकि ये सरकार इनके किसी नेक्सस में नहीं फंस रही। ये जिस तरीके से चलाना चाह रहे हैं चल नहीं रही, ये बात है। तो आप जानिए किस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब इसका तोड़ ये है कि जो भारत है, भारत भी पीछे नहीं हट रहा है। भारत ने कह दिया ठीक है चाइना, ऐसा है, तुमको जो करना है करो, तुम हमारे मालदीव में आकर के दखलंदाजी दे रहे हो, दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हारे बगल में जो देश है फिलीपींस, उसमें जाकर के दखलंदाजी देंगे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब फिलीपींस हुए हैं, मुलाकात कर आए हैं। यहाँ के देशों को हम लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आपने सुना होगा ब्रह्मोस दे रहे हैं। यहाँ पर हम वियतनाम को, कंबोडिया को, फिलीपींस को, इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस पहुंचा रहे हैं इन आसियान कंट्रीज को। इनके साथ अलग से संबंध रखे हुए हैं। इनके साथ हमारा सांस्कृतिक नाता भी है, कल्चरल टाइज भी हैं। ये सब लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं ज़्यादातर लोग, एक दो देशों को छोड़ करके। तो बौद्ध धर्म के मामले में हम इनसे जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक महत्व है, ये सभी लोग रामायण को मानते हैं, चाहे इंडोनेशिया ही सही। मुसलमानों में सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया देश, जहाँ पर मुसलमान की जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पर रामायण को बहुत अच्छे से माना जाता है। वहाँ के नोट पर एक जमाने में गणेश जी की फोटो हुआ करती थी। वहाँ के लोगों के नाम के आगे आज भी रामायण के पात्रों के नाम होते हैं। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। थाईलैंड में रामायण को पूजा जाता है। थाईलैंड में एक जमाने में एक जगह का नाम ही था अयोध्या, अयोध्या करके बोलते थे वो, लेकिन रामायण पे बेस्ड था। तो इस तरह से ये लोग हमसे सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक मूल्य शेयर करते हैं। तो हम इनको हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं, जिससे कि चाइना को ये दबाव रहे कि कल को ऐसा ना हो कि इंडिया के साथ हमारा कोई पंगा हो जाए तो ये देशों के जरिए भारत यहां काउंटर करे। और वहीं चाइना को एक खतरा और है, इन देशों के साथ दोस्ती करके कहीं ऐसा ना हो कि चाइना को ये डर है कि ऐसा ना हो कि इंडिया इस रास्ते को ब्लॉक कर दे। कल को इंडिया से लड़ाई हो तो इंडिया ने अगर ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, अंडमान निकोबार में अपने पानी के जहाज लगा दिए, तो चाइना का जो माल इधर से आता है ना, मलक्का स्टेट से होता हुआ ऐसे पानी के जहाज से, वो आना बंद हो जाएगा। और ये आना बंद होने का मतलब है चाइना का जो इंपोर्ट है 80% तक कम हो जाएगा। वहीं चाइना की इकोनॉमी बर्बाद। चाइना को ये भी एक डर है। खैर देखते हैं, चाइना का एंगल अपना अलग है, यूएस के इंटरेस्ट अलग हैं। तो जितना भी ये अंदर ही अंदर खोखला करने वाली बात है, ये आदतें यूएस की हैं। धीरे धीरे अब हमें ये देखना है कि यूएस और कौन सी चाल चलता है। हम हर चाल को काटने के लिए बैठे हैं। चाइना किस तरह से सपोर्ट करता है बैक में आकर के, ये भी हम देख रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।